हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी जीडी का इंग्लिश का प्रीवियस पेपर कर रहे थे और आज हम लोग करने जा रहे हैं 7वां सेट। इसका मतलब हुआ कि इसके पहले हम लोग 6 सेट कर चुके हैं, ठीक है। और इन 6 सेट्स में सबके पीडीएफ मैंने सबके साथ अटैच किए थे। आप लोगों में जिसने भी इन 6 सेट में से कोई ना देखा हो वो देख लीजिए। सारे के सारे पीडीएफ भी हैं उसके साथ और सबके वीडियो भी हैं। फिलहाल आज अभी 7वां करिए, जो छूटा होगा उसको बाद में कर लीजिएगा। सारे का लिंक भी 7वें के साथ दे दिया हूँ। तो ये आज वाला जो सेट है वो है 2 दिसंबर को हुआ था और ये 1 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज का 7वां सेट। और इसके पहले आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही चुके होंगे और ये बात मैं रोज़ रोज़ कहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये पहला वाला सेट। तो पहले सेट में देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन दिया है और इसके लिए आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। कोई ऐसी चीज़ जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको टाल नहीं सकते, मतलब जो चीज़ है श्योर टू हैपन। कोई ऐसी चीज़ जिसका होना तय है, मतलब क्या हुआ, श्योर टू हैपन। तो इसके लिए क्या करेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, देखो एक तरफ से पढ़ते हैं। इनएविटेबल का मतलब क्या हुआ, श्योर टू हैपन, जिसका होना तय है, जो अटल है, जिसको होने से आप टाल नहीं सकते। जैसे इस दुनिया में एक चीज़ अटल है, वो क्या है, मृत्यु। तो वो हो गया अटल, इनएविटेबल। तो आपका आंसर तो यही हो गया, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट समथिंग दैट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, समथिंग दैट इज श्योर टू हैपन, वो होती है अटल और उसका मतलब इनएविटेबल। इम्पॉसिबल का मतलब जो संभव नहीं है। इररिपेरेबल का मतलब हुआ एक ऐसा नुकसान जिसको आप रिपेयर नहीं कर सकते हो, जिसकी मरम्मत नहीं हो सकती। इंटॉलरेबल का मतलब असहनीय, जिसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, वो इंटॉलरेबल हो गया। क्लियर हो गई बात। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा सुटेबल, सुटेबल ऑप्शन आपका क्या हो गया, इनएविटेबल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है एंटोनीम का। एंटोनीम किसका पूछा गया है, वायलेंट का। और वायलेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही हिंसक होता है, जो मारपीट करने पर, मतलब हिंसा समझ ही रहे हैं ना, हिंसक होता है वायलेंट। या आप कह सकते हो बहुत ही उग्र होगा, जो उसको कहते हैं, बहुत एग्रेसिव होगा जो। चलिए ऑप्शन देखते हैं। डेलीशियस स्वादिष्ट होता है, टेस्टी होता है, ये टेस्ट के लिए लगेगा नहीं। माइटी मतलब बहुत पावरफुल होगा, ये लगेगा नहीं। अर्जेंट का मतलब जिसकी हमें अभी ज़रूरत है, तत्काल ज़रूरत है, ये होगा नहीं। जेंटिल का मतलब वो क्या होता है, विनम्र। क्या होगा जेंटिल का मतलब, बहुत ही विनम्र होगा, बहुत ही सीधा साधा होगा, बड़ा सज्जन होगा, बड़ा नोबल होगा, तो ये आदमी होगा, ठीक। तो वायलेंट का अपोजिट क्या हो गया, जेंटिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, साइनोनिम पूछा है। साइनोनिम किसका है जी, अग्रगेट का। अग्रगेट का मतलब क्या होता है, अग्रगेट मतलब कुल, टोटल करके जिसको हम लोग कहा जाता है ना, कुल। जैसे मान लो किसी ने किसी एग्ज़ाम में 20 पाए, किसी में 25 नंबर मिला, किसी में 35 नंबर मिला, किसी में 15 नंबर मिला, तो कुल कितना मिला ये डिपेंड करता है ना, जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा। ये हो गया 5 और 2 2 4 3 7 8, ये हो गया, इतना नंबर मिल गया उनको, नहीं 95 हो जाएगा। गणित मेरी थोड़ी कमज़ोर है। तो ये 95 क्या हो गया, अग्रगेट नंबर हो गया। तो अग्रगेट नंबर का मतलब क्या हो गया, ये टोटल हो जाएगा, ठीक, समझ गए। और वर्ड्स की मीनिंग जानना चाहो तो मैं बता देता हूँ। तो डिस्पर्स का मतलब हो गया छितराया हुआ, और सेपरेट का मतलब अलग अलग हो गया, डिवाइडेड मतलब बटा हुआ हो गया। तो ये हो गया एग्रीगेट मतलब टोटल मार्क्स, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो यहाँ दिया है इडियम एक। अब इडियम क्या है, ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9, देखो अंग्रेजी में ऑन क्लाउड 9 होता है और हिंदी में होता है 7वें आसमान पर, ठीक है। हिंदी में क्या होता है, इसका मतलब 7वें आसमान पर। अगर आप 7वें आसमान पर होते हैं तो इसका मतलब आप क्या हैं, बहुत ही खुश हैं, मतलब क्या होगा, एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है। ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा डिलाइटेड। एक्सट्रीमली हैप्पी के लिए क्या आ जाएगा, वेरी हैप्पी दिया है, ये हो जाएगा। एंग्री फॉर मैरिड नहीं होगा, क्या होगा, वेरी हैप्पी। तो आंसर कौन सा होगा आपका, पहला वाला हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने, इम्प्रूवमेंट का केस है, ठीक है।
अगर कोई गलती नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है आर यू, तो ये किसका हिस्सा होगा, ये क्वेश्चन टैग है। पिछले वाले में भी एक क्वेश्चन टैग दिया हुआ था, इस बार भी क्वेश्चन टैग दिया हुआ है। क्वेश्चन टैग करना मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, सब्जेक्ट पकड़िए और हेल्पिंग वर्ब पकड़िए। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वही क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर कोई स्टेटमेंट में नॉट होगा तो वहाँ नहीं लगेगा, और यहाँ लगा होगा तो वहाँ हटा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ हुआ यू हो गया सब्जेक्ट, आर गोइंग, ठीक है ना, आर गोइंग, तो हमें इस गोइंग से नहीं लेना देना, तो केवल आर से मतलब होता है, आर है तो आर, चूंकि इसमें नाट नहीं लगा है तो अब क्या हो जाएगा, आरंट हो जाएगा, यहाँ नाट लग जाएगा, आरंट हो गया, और यू यहाँ से यहाँ चला जाएगा, आरंट यू, क्या होना चाहिए था इसमें, आरंट यू, तो ये गलत हो गया। ठीक है, आरंट यू, आर गलत हो गया, होना क्या चाहिए था, आरंट यू। क्यों, देखो फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए कि अगर आपका स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, ये रूल है। यू आर गोइंग अफर्मेटिव है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, और अगर यहाँ पर नाट लगा होता तो यहाँ पर नाट हटा दिया जाता, ये तय होता है। तो आर में नाट लगेगा तब क्वेश्चन टैग बनेगा और आपका चौथा ऑप्शन होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में वंस मोर वही नो इम्प्रूवमेंट का ही क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। देखो अब ये इतना पोर्शन अंडरलाइन करके दिया हुआ है, अगर इसमें कोई गलती है तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर इसमें कोई गलती नहीं है तो इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, पढ़ के देख लेते हैं क्या कोई गलती है। दिल्ली इज़ अ मोस्ट अफेक्टेड सिटी बाय द वायरस नाउअडेज। नाउअडेज लिखा हुआ तो आजकल की बात है, तो दिल्ली की बात इज़ लगेगा। ठीक है, मोस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव पहले क्या लगता है, आ नहीं लगता, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। ठीक है, तो अब ढूंढ लो, दिल्ली इज़ द, दिल्ली इज़ द सुपर, ये दिल्ली वाज लगा दोगे गलत हो जाएगा, दिल्ली इज़ द मोस्ट, ये हो गया, दिल्ली इज़ द मोस्ट अफेक्टेड सिटी। ठीक है, और ये तो गलत ही हो गया, और यहाँ हैज़ लगाना नहीं है, फिर यहाँ भी आ लगा हुआ है। ठीक है, तो आवाज़ें सारे गलत ही हो जाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाना होता है, द लगाना होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है। ठीक है, अब आ गया जो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ये आया क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक, 7 क्या कह रहा है, एरर का पोर्शन है ये। ठीक है, ये देखो स्लैश लगे हुए हैं, 3 स्लैश लगे हैं, तो इसमें देखो लिखा है देयर इज हार्डली सम पेट्रोल लेफ्ट इन द कार। तो हार्डली के साथ सम नहीं लगता, क्या लगता है, हार्डली के साथ ए नहीं लगता है। ठीक है, समझ गए, हार्डली के साथ सम नहीं लगता, क्या लगता है, ए नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि हार्डली नेगेटिव एक्सप्रेशन है, कभी भी नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ हम सम नहीं लगाते हैं, हमेशा ए नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन गलत हो गया। कहाँ हो गया गलती, अब ये दिखा हार्डली सम, ये वाला आपका आंसर कौन सा हो गया, 4 वाला। ठीक, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यहाँ पे आते हैं, ये फिर वही नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड देख लेते हैं किस में करना है, दैट इफ़ आई विल, यहाँ करना है आपको। ठीक, तो स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन मिलेगा आपको। फादर आस्क्ड मी, रिपोर्टिंग हो गया, दैट इफ़ आई विल, तो देखो जब आस्क्ड होता है ना तो इफ़ नहीं, ये दैट नहीं लगता है, एक गलती तो हो गई, दैट लगेगा नहीं। अब क्या होगा, इफ़ रहेगा, ठीक है, ये भी सही है, आई मी के अकॉर्डिंग बदला है तो आई भी होगा, लेकिन ये जो विल लिखा हुआ है ना, ये विल गलत है। क्यों, आस्क्ड क्या है, आस्क्ड है पास्ट में, आस्क्ड पास्ट में है, तो जो विल है वो विल ना होके क्या होगा, उसकी जगह पर वुड होगा। क्लियर हो गई बात, दैट इफ़ आई वुड, तो इसमें क्या हुआ, ये तो गलत हो गया, तो ये दैट इसमें लगना नहीं था, ये गलत हो गया, तो यहाँ क्या होगा, इफ़ आई वुड, आंसर कौन सा हो गया, ये 3 वाला होगा। ठीक है, इसमें विल लगा है, ये नहीं होगा। क्लियर, अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, आ जाइए भैया। तो ये फिर एक बार एरर का क्वेश्चन है, लिखा है आई थिंक ही हैज़ सेटल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ आई थिंक ठीक है, ही हैज़ ठीक है, क्योंकि ये थिंक प्रेजेंट में है तो आई हैज़ भी ही हैज़ प्रेजेंट में हो सकता है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये भी ठीक है। इन यूनाइटेड स्टेट्स, अब ये गलत हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स के पहले क्या यूज होना चाहिए था, द यूज होना चाहिए था, इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आर्टिकल का एक रूल होता है कि नेम ऑफ कंट्रीज जल्दी द नहीं लगता है। कुछ कंट्रीज हैं जैसे यूक्रेन है, नीदरलैंड्स हैं, तो नीदरलैंड्स के पहले लग जाता है द, एक आध कंट्रीज ऐसी हैं। और कंट्रीज के नाम पे द कभी कब लगता है,
जब किसी कंट्री के साथ में उसके नाम के साथ में आप क्या लगा देते हैं, यूनाइटेड लगा देते हैं, या उस कंट्री के साथ में आप यूनियन यूज कर देते हैं, या उस कंट्री के साथ आप फेडरेशन यूज कर देते हैं, या उस कंट्री के साथ आप रिपब्लिक यूज कर देते हैं। जैसे इंडिया के पहले दा नहीं लगता, लेकिन आप इंडिया रिपब्लिक कहोगे तो दा लग जाएगा। ठीक है, ये कुछ वर्ड, यूनाइटेड है, यूनियन है, फेडरेशन है, रिपब्लिक है। जैसे यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, अगर यूएई कहोगे तो दा लग जाएगा। ठीक है, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, तो अगर आप कहते हैं इंग्लैंड तो दा नहीं लगेगा, यूनाइटेड किंगडम कहेंगे तो उसके पहले दा लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अमेरिका कहेंगे तो दा नहीं लगेगा, यूनाइटेड स्टेट्स कहोगे तो यहाँ दा लगाना पड़ेगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स के पहले हमें दा लगाना चाहिए था, यही इसमें गलती है। तो आपका पोर्शन, कौन सा पोर्शन गलत हुआ, सेकेंड वाला गलत हुआ। ठीक है, तो आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दिया क्या है, वुमेन। ठीक, वुमेन हु इज़ द हेड ऑफ फैमिली। तो देखो, अगर मैन होता है हेड परिवार का तो उसको पैट्रियार्क कहते हैं। पैट्री लग जाएगा तो क्या होगा, पितृ सत्तात्मक। आर्क मतलब जो परिवार पर राज करे, तो पैट्रियार्क होगा पितृ सत्तात्मक। उसका अपोजिट क्या होता है, माँ की जब सत्ता होती है तो क्या कहा जाता है उसको, मैट्रियार्क। क्या हो गया, ये मैट्रियार्क हो गया, मातृ सत्तात्मकता होती है। तो मैट्रियार्क आप ढूंढिए, वुमेन हेड होगी अगर फैमिली की तो क्या हो जाएगा, मैट्रियार्क हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, पोलीगेमी क्या होता है, पोलीगेमी बहुविवाह होता है। पोली का मतलब होता है बहुत और गेमी का मतलब विवाह, पोलीगेमी बहुविवाह। मोनो का मतलब एक होता है, गेमी मैंने विवाह, तो मोनोगेमी क्या हो गया, एक विवाह हो गया। पैट्रियार्क पितृसत्तात्मक हो गया। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्या बताना है आपको, साइनोनिम बताना है। किसका साइनोनिम बताना है, एरेक्ट का। एरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ये चीज़ होती है तो ये लाइंग पोजीशन होती है। एरेक्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ उठ जाए, ऐसे हो जाए। जैसे यही जो इस तरह से लेटा हुआ है, यही उठ के ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए तो क्या हो जाता है, एरेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है एरेक्ट, उसका हमें बताना है साइनोनिम। ठीक, तो एरेक्ट का साइनोनिम ये रहा, एरेक्ट साइनोनिम। टॉपल का मीनिंग क्या होता है, टॉपल का मतलब होता है गिर जाना। ठीक है, फॉल, ये गिर जाना हो गया, तो ये होगा नहीं क्योंकि हमें साइनोनियम बताना है, एंटोनियम तो बताना नहीं है, फिर ये नहीं होगा। लोअर मतलब झुक जाना, ये होगा नहीं। रेज, RAZE वाला रेज नहीं होता, कौन होता, RAISE। रेज का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर उठाना होता है, ऐसे ऊपर की ओर ले जाना, तो ये रेज होगा। कौन सा वाला, डी वाला रेज होगा। RAZE वाला रेज नहीं होगा, ये गलत है। इस वाला में जो रेजर होता है जिससे आप दाढ़ी बनाते हैं वो वाला होता है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। स्टेटमेंट क्या दिया, अ स्टीप डिसेंट ऑफ वाटर ऑफ स्ट्रीम और रिवर। ठीक है, कोई नदी है या कोई वो है, स्ट्रीम है, कोई धारा है, वो जब ऊपर से गिरती है, उस मतलब क्या हुआ, ये जैसे मान लो ये पहाड़ हो गया, ये एक ऐसे पहाड़ हो गया और यहाँ से गिर रहा है पानी, ऐसे गिर रहा है पानी, यहाँ कहीं से ऐसे टूट के ऐसे गिर रहा है, तो इसको क्या कहते हो, जब ऊपर से गिरता है नीचे की ओर, तो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, और जैसे ये नीचे ज़मीन है, यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर की ओर उठता है तो क्या कहते हैं, इसको फाउंटेन कहते हैं। ऐसे जैसे पार्क वगैरह में नहीं लगा होता है, तो नीचे से पानी ऊपर की ओर जाता है, तो ये क्या होता है, ये तेज़ी के साथ ऊपर जाता है फिर नीचे गिर जाता है, इसको हम लोग कहते हैं फाउंटेन। और यहाँ पहाड़ पर से जब नीचे की ओर गिरता है तो उसको क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। ग्लेशियर हिमनदी होती है। व्हर्लपूल क्या होता है, पानी कहीं पे नदी में ही, नदी में बहते बहते पानी जब कभी ऐसे 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 घूमने लगता है तो उसको कहते हैं व्हर्लपूल। गोल गोल एक ही जगह पर चक्कर खाने लगता है, जिसको कहते हैं भंवर। ठीक है, तो हमें ऑप्शन में क्या लेना होगा, स्टीप डिसेंट ऑफ वाटर, मतलब ऊपर से जब पानी नीचे की ओर गिरता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। अभी यही बात तो कही थी मैंने ना, 4 हो गया। बाकी व्हर्लपूल आपको बता दिया, ग्लेशियर आपको बता दिया, फाउंटेन क्या होता है, फाउंटेन नीचे से ऊपर जाता है और वाटरफॉल में ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। 13 में देखो, ये ग्रामेटिकल एरर, वैसे भी 3 स्लैश लगे हुए हैं, इनको देखो। अजित आस्क्ड मी, आस्क्ड मी मतलब क्या हुआ, ये आस्क्ड इंटरोगेटिव हो गया। अब इसे इनडायरेक्ट बनाओ, अजित आस्क्ड मी
हाउ कुड आई सॉल्व द कॉम्प्लेक्स पजल सो ईजिली, इतनी कॉम्प्लेक्स पजल को हम इतनी ईजिली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसने मुझसे पूछा। आस्क्ड का मतलब पूछा, तो हाउ लगा है, ठीक है, ये कनेक्टर हो गया। अब यही देखना होता है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हम जो है ना, ये सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं। तो ये जो कुड लिखा हुआ है, कुड जो है वो आई के बाद आ जाना चाहिए था, बस यही एक गड़बड़ी इसमें हुई है। तो क्या होगा, कहाँ पर है ये क्वेश्चन, ये वाला हाउ कुड आई सॉल्व की बजाय होना चाहिए था हाउ आई कुड सॉल्व, ठीक है। तो ये पोर्शन इसका गलत हो गया है, आपको शायद दिख रहा तो होगा ये, अब मैं ऐसे कर देता हूँ तब आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला अब चौथा ऑप्शन है हाउ कुड आई सॉल्व, यही वाला गलत हो गया हमारा, तो जो गलत हो गया वही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में कह क्या रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये तो यहाँ से दिख रहा है, एक डब्बा दिखा है खाली, तो इसी डिब्बे को भरना पड़ेगा और क्या। द डैश वॉज गिवन स्टीपेंड, द डैश वॉज गिवन स्टीपेंड, अभी तक कुछ पता नहीं चला। ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, ये पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, तो जब कोई स्टूडेंट ट्रेनिंग पीरियड में होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेनिंग पीरियड में ओनर तो होगा नहीं, इंटर्न, हाँ ये होता है इंटर्न, जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, इंटर्नशिप होती है ना जब ट्रेनिंग होती है। एम्प्लॉयर होता नहीं ट्रेनिंग पीरियड में। इंट्रांट क्या होता है, एक्चुअली इंट्रांट वर्ड बना हुआ है इंटर से, इंटर का मतलब प्रवेश करना, तो इंट्रांट क्या होता है, जो अभी अभी प्रवेश लिया हो, तो इंट्रांट भी यहाँ नहीं होगा, तो कौन होगा, इंटर्न होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर 2 इंटर्न, ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में इंटर्न होता है, ट्रेनिंग कहते हैं उसको। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक इडियम दिया हुआ है, इस इडियम की मीनिंग बताती, इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या हुआ, कुछ समय के बाद, ठीक है। जैसे आज हम कोई काम करें और उसका 8-10 साल के बाद कोई रिजल्ट निकले तो उसको कहते हैं इन द लॉन्ग रन, या फिर आप कह सकते हो फाइनली, फाइनली मतलब बाद में, अंत में इसका ये नतीजा निकलेगा, फाइनली, ठीक। एक दिया है इवेंचुअली, ये हो सकता है, इवेंचुअली फाइनली करीब वही चीज़ होती है। ऑन कंडीशन इस शर्त पर नहीं होगा, रिपीटेडली मतलब दोहरा के ये नहीं होगा, इन केस शर्त है ये भी नहीं होगा। तो आपका जो आंसर हुआ इन द लॉन्ग रन का वो क्या होगा, इवेंचुअली होगा, ठीक है। चाहे फाइनली दिया होता या इवेंचुअली दिया होता तो यही होगा इसका। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में, ठीक है। 16 क्या है, देखो 16 कह रहे हैं इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो आपको देखिए कंप्लेन की स्पेलिंग सही है, वरीड की स्पेलिंग सही है, वॉरियर की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि वॉरियर की स्पेलिंग में WARR होता है, ठीक है, WARRIOR होता है, तो यही जो डबल आर है वही यहाँ पे मिस्टेक हो गई, सिंगल आर कर दिया, तो यही वाला आपका आंसर होगा, पैसेंजर भी ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं 17 पे। 17 में करना क्या है, एक खाली जगह दिख रही है, ठीक है, तो ये खाली डब्बा है बच्चे का, इस डब्बे को भर दो आप। क्या करना होगा, 2 यंग मैन, यहाँ तक ठीक है, 2 यंग मैन डैश द चेन फ्रॉम वुमेन्स नेक एंड रन अवे। तो 2 युवक थे, 2 लड़के थे, उन्होंने महिला के गले से चेन खींची और भाग गए। तो यहाँ चेन खींचने के लिए क्या लगेगा, पुल्ड लगेगा, बिल्कुल यही लगेगा, ठीक है। स्क्वीज मतलब दबोच लेना, तो वो चेन खींच कर भाग रहे हैं, दबोच थोड़े रहे। निचोड़ना, नींबू वगैरह निचोड़ते हैं उसके लिए स्क्वीज यूज़ किया जाता है, और चेन स्क्वीज नहीं की जाएगी, ठीक है। पुश का मतलब चेन को धक्का तो देंगे नहीं, ये खींचेंगे, और चेन को टर्न नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पुल द चेन, ठीक है, यही होगा। आगे आ जाओ, अगला है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है, फिर वही खाली जगह, ये तो ब्लैंक देख के पता चल जाता है ना, बच्चा खाली डब्बा लिए घूम रहा है। चलिए अब बच्चे के इस खाली डिब्बे को भरो। देयर आर 5 डैश मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस में 5 डैश मेंबर हैं, तो मतलब 5 कौन है, यूनाइटेड नेशंस में स्थायी सदस्य है ना, तो 5 स्थायी सदस्य यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड नेशंस में 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य के लिए फॉरएवर सदस्य लगेगा नहीं, इमॉर्टल सदस्य नहीं लगेगा, ड्यूरेबल सदस्य नहीं लगेगा, परमानेंट मेंबर लगेगा। ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन पूछ लिया एकदम हलवा टाइप का, ठीक है। तो देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत है। वेन शरीर की नस होती है, ठीक है। क्विक मतलब जल्दी से, ये भी ठीक है। सर्टेन का मतलब निश्चित रूप से, ये भी ठीक है।
कंटेन गलत है। कंटेन का मतलब ये होगा CONTAIN, क्या होता है TAIN। तो आपका आंसर देखो, जो स्पेलिंग सही है वो आंसर नहीं हो सकते, जिसकी स्पेलिंग गलत है वही हमारा आंसर होगा। तो ये न सोचिएगा कि वहाँ टिक मारे हैं, आंसर चौथा होगा, क्योंकि जिसकी स्पेलिंग गलत है वही हमारा आंसर है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 20। एंटोनीम, किसका एंटोनीम है? देखो एंटोनीम है किसका? मेटल का। और मेटल का मतलब क्या होता है? शौर्य, पराक्रम, वीरता। ठीक है, दो मीनिंग में आएगा ये। उत्साह और जोश के लिए आता है। अच्छा भैया, उत्साह और जोश तभी आता है जब तुम्हारे अंदर शौर्य, पराक्रम या वीरता होगी। ठीक है ना, डरपोक को उत्साह भी नहीं आता। समझ में गई ये बात? तो मेटल के अपोजिट क्या होगा? कावर्डिश, ये पहला ही हो जाएगा। और क्या? क्योंकि कासन सतर्कता होती है, स्टेमिना क्षमता हो जाती है, अटेंशन ये यहाँ लगेगा नहीं, तो फिर ठीक है कावर्डिश हो गया। 20 का पहला ऑप्शन कावर्डिश। अब आ जाओ 21 से लेकर के 25 तक क्या होगा? एक क्लोज टेस्ट होगा। क्लोज टेस्ट में एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें आपको एक एक करके भरना होगा। चलो पढ़ते हैं। यू डैश दैट, यहाँ दैट लगा तो इसका मतलब यहाँ वर्ब होगी। तुमने कहा होगा, सुना होगा, देखा होगा, ऐसे कुछ होगा। यू डैश दैट टोमेटोज एंड प्रोसेस्ड टोमेटो, टमाटर और जो प्रोसेस्ड टोमेटो होता है वो। ठीक है, जो प्रोसेस्ड टोमेटो प्रोडक्ट होता है। प्रोटेक्ट डैश सम टाइप्स ऑफ कैंसर, वो हमें किसी तरह के कैंसर से बचाते हैं। तो जब हम किसी से बचाते हैं तो यहाँ प्रीपोजिशन लग जाएगा ना, अगेंस्ट। ठीक है, किसी बीमारी के से जो हमें बचाता है उसके लिए क्या लगाते हैं? अगेंस्ट लगाते हैं, ये फिक्स हो गया। तो यहाँ क्या होगा? आपने कहीं पढ़ा होगा या आपने कहीं सुना होगा। ठीक है, यू डैश दैट तो मतलब क्या होगा? यू रीड दैट या यू हर्ड दैट, कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आपने कहीं पढ़ा होगा, आपने कहीं सुना होगा। आगे देख लो, द कैंसर प्रिवेंटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टोमेटो, जो टमाटर की कैंसर प्रिवेंटिंग प्रॉपर्टी है वो क्या करती है? प्रोडक्ट्स हैव बीन डैश टू लाइकोपेन, तो उसका नाम क्या है? लाइकोपेन है उसका नाम। तो यहाँ पर उसका कुछ नाम वाम ऐसे कुछ आ जाएगा लगाने को। इट इज़ अ ब्राइट, ये क्या है? जो लाइकोपेन होता है वो क्या होता है? एक ब्राइट रेड पिगमेंट होता है जो टोमेटो में पाया जाता है। एंड डैश रेड फ्रूट, अब इन्होंने कहा कि टोमेटो में पाया जाता है, और डैश रेड फ्रूट्स मतलब दूसरे जो लाल तरह के होते होंगे, तो टोमेटो में और दूसरे लाल तरह के फलों में पाया जाता है। तो मतलब अगर कैंसर से बचना है तो जितने लाल फल दिखाई दें सबको खाया करो। ठीक है, तो लाल रंग यहाँ पर क्या लग जाएगा? दूसरे लाल रंग के फलों में पाया जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटो, अगर आप टोमेटो को प्रोसेस कर देते हैं तो उसमें जो लाइकोपेन पिगमेंट है ये क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, तो इंक्रीजेज द डैश ऑफ लाइकोपेन, तो जो लाइकोपेन पिगमेंट है उसकी कोई चीज़ इंक्रीज हो जाती है। तो क्या इंक्रीज हो जाएगी? तो इंटेंसिटी वगैरह इंक्रीज हो जाती है ना, डेंसिटी इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, और क्या। ठीक, तो चलो पहले वाले में लगाते हैं हम लोग। आपने कहीं देखा होगा, सुना होगा, ऐसा ही कुछ होगा। आपने कहीं देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, इसी सेंस में कुछ लगाएंगे। तो यू मे हियर नहीं, यू मे हियर नहीं, यू मे हैव होगा। पहली बात तो मे हैव लगाना पड़ेगा। तो यू आर गोइंग टू हियर, आप सुनने जा रहे हैं, आप सुन सकते हैं। यू विल हियर नहीं, यू मे हैव हर्ड, आपने कहीं सुना होगा। ठीक है, ये होगा चौथा वाला। ठीक है, आपने कहीं सुना होगा। क्या सुना होगा? कि टोमेटो और टोमेटो का जो प्रोसेस्ड टोमेटो फूड है वो कैंसर के खिलाफ हमारी रक्षा करता है। तो कैंसर के खिलाफ, किसी बीमारी के खिलाफ रक्षा करता है। तो यहाँ प्रोटेक्ट डैश सम टाइप ऑफ कैंसर, तो क्या लगा दो? अगेंस्ट लगा दो। और कोई मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी बीमारी के खिलाफ प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट के सिवा दूसरा कोई वर्ड हो ही नहीं सकता। हो गया। अब आ जाओ फिलर नंबर 3 पे। तो तीसरे नंबर के फिलर में क्या दिया हुआ है आपको? मैं थोड़ा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। देखिए 3 नंबर के फिलर पे क्या होगा? यहाँ लिखा है कि ये जो कैंसर प्रिवेंटिंग प्रॉपर्टीज हैं टोमेटो की या टोमेटो प्रोडक्ट्स की, हैव बीन डैश टू लाइकोपेन। तो एक बात ध्यान रखना, ऐसा वर्ड लगाना जिसके बाद टू लगता हो। ठीक है, तो एट्रीब्यूटेड के बाद टू लगता है। ठीक है, ये हो गया। ऑफर्ड तो लगे टू नहीं लगेगा, अलॉटेड के बाद टू लगता है, लेकिन फॉर्म फ्रॉम लगता है, तो इसमें टू नहीं लगता, इसमें टू लगता है।
अब दूसरी बात यह है कि इसको क्रेडिट दी जाती है या इसको नाम दिया जाता है, तो नाम दिया जाने में अलॉटेड नहीं लगेगा, तब क्या होगा, एट्रीब्यूटेड टू। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसका वो कौन सा है, वो है लाइकोपेन है, तो इसके इस सेंस में हम लोग एट्रीब्यूटेड टू यूज करते हैं। ठीक, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24 एंड फिलर नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ब्लैंक नंबर 4 देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये आया आपका क्वेश्चन नंबर फिलर नंबर 4। तो जो इन्होंने कहा कि जो ब्राइट रेड पिगमेंट होता है टोमेटो में पाया जाता है और दूसरे डैश फ्रूट्स में पाया जाता है, तो यह क्या होगा, दूसरे लाल फल। दूसरे लाल फल में क्या लगा दो, अदर यूज कर दो, कहानी खत्म हो गई, और तो कुछ लगेगा नहीं, एंड अदर लगाना नहीं है हमको। ठीक है, एंड अदर रेड फ्रूट्स हो गया, तो ये अदर वाला लग जाएगा यहाँ पे। अब आ जाओ फिलर नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे डिस्कशन। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ लिखा है ये प्रोसेसिंग जब की जाती है टोमेटो की, तो वो उस पिगमेंट को लाइकोपेन के किस चीज़ को इंक्रीज कर देता है, उसकी एप्लीकेशन को इंक्रीज करेगा, नहीं कंसंट्रेशन को, यस कंसंट्रेशन डेंसिटी ये इंक्रीज कर देगा, परसिस्टेंस और अटेंशन नहीं, तो क्या करेगा, वो लाइकोपेन की इंटेंसिटी या उसके कंसंट्रेशन को उस फल में बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये हम लोग आज कर लिए कितने, 7 डिस्कशन हमारे पूरे हो गए हैं। तो 25 पर डे और 7 के हिसाब से कितना हो गया, 175 हो गया। क्लियर, तो 175 क्वेश्चंस हम लोग जीडी के कर चुके हैं। तो आज का ये डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय दीजिएगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो योर सजेशन वेलकम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।